अनुच्छेद 13 प्रावधान करता है, राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जिस विधि के द्वारा नागरिकों के या व्यक्तियों के अधिकारों को कम किया जा सके, अन्यथा वह विधि विधि शून्य घोषित की जाएगी। और यहाँ राज्य का मतलब अनुच्छेद 12 के तहत जो कैटेगरी बनाई गई है, जिसमें केंद्र स्तर के सारे संस्थान शामिल हैं, विधायिका शामिल है, कार्यपालिका शामिल है, राज्य स्तर की विधायिका कार्यपालिका शामिल है और लोकल गवर्नमेंट शामिल है। विभिन्न प्रकार के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, वे शामिल हैं और समय-समय पर जिन्हें संसद अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के रूप में कैटेगराइज करे, वही राज्य विधि बनाएंगे और इन्हीं राज्यों के द्वारा बनाई गई विधि यदि नागरिकों के या व्यक्तियों के अधिकारों से असंगत है या उनका अल्पीकरण करती है, तो वह विधि विधि शून्य घोषित होगी। तो प्रश्न है कि इस विधि को विधि शून्य घोषित करने की व्यवस्था क्या है? इस व्यवस्था का नाम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 32 में किया गया है। इसी को आज हम समझते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को समझते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस अधिकार की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने अधिकृत किया है। और वास्तव में यदि अनुच्छेद 32 नहीं होता तो फंडामेंटल हो जाता। और इस व्यवस्था के तहत सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के या व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करता है। क्या? रिट या प्रलेख जारी करता है। समझते हैं कि रिट क्या है। रिट एक दस्तावेज होता है या रिटन डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें जो प्रभावित व्यक्ति है उसके द्वारा जो शिकायत दर्ज की जाती है, जिस व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत दर्ज की जाती है, उस व्यक्ति से सुप्रीम कोर्ट पूछता है कि आपने आखिर इस व्यक्ति के अधिकारों का हनन क्यों किया, और उसमें कारण बताओ नोटिस की तरीके से जारी कर सकता है और यह आदेश भी दे सकता है कि आपने क्यों उस व्यक्ति के अधिकारों का हनन किया, आप उसके अधिकारों का हनन ना कीजिए। और इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए 5 प्रकार की रिटें या प्रलेख जारी करता है, रिटन डॉक्यूमेंट्स जारी करता है। इन्हीं 5 प्रकार की रिटों को अनुच्छेद 32 के तहत रखा गया है, उन्हीं को हम समझते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये जो रिट जारी की जाती है, उसमें से एक रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। हैबियस कार्पस। इसको हम कह सकते हैं कि इसका मतलब यह हुआ कि किसी व्यक्ति को यदि आपने अरेस्ट कर लिया तो उसको सशरीर उपस्थित किया जाए। समझते हैं लेमन टर्म में। मान लीजिए कोई पुलिस है, उस पुलिस के द्वारा किसी व्यक्ति को हिरासत में ले लिया जाता है या उसे बंदी बना लिया जाता है। अब क्या हुआ कि व्यक्ति के जो जीवन का अधिकार था उसमें आपने दखलंदाजी किया या उसके अनुच्छेद 21 का आपने हनन किया, तो क्या हुआ कि व्यक्ति के जो फंडामेंटल राइट्स थे वे कम हुए। और इसी फंडामेंटल राइट्स को, जिस व्यक्ति को आपने हिरासत में लिया, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है उससे बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट कहा जाता है। सिंपल सी बात है, यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा, चाहे वह सार्वजनिक क्षेत्र का व्यक्ति हो, अधिकारी हो या फिर कोई प्राइवेट व्यक्ति हो या आम नागरिक हो, वह किसी नागरिक या व्यक्ति को बंदी बना लेता है, मीन्स उसको किडनैप कर लेता है, तो उस किडनैप से बचाने के लिए जो रिट जारी होती है उस रिट का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। लेकिन मान लीजिए एक और अपवाद की स्थिति का जायजा लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को
हिरासत में लिया गया है, हिरासत में लिया गया है या बंदी बनाया गया है। और हिरासत या बंदी बनाने के लिए दो व्यवस्थाएं भारत में प्रचलित हैं। एक है पुनिटिव डिटेंशन, पुनिटिव डिटेंशन मीन्स दंडात्मक निरोध, और दूसरा है प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक निरोध। अब इन दो स्थितियों में यदि किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है तो क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की व्यवस्था होगी कि नहीं होगी, समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को दंडात्मक निरोध के तहत मजिस्ट्रेट ने जेल में डाल दिया, या फिर मजिस्ट्रेट को पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को उसके सामने प्रस्तुत किया जिससे मजिस्ट्रेट को लगता है कि यह व्यक्ति परमा फेसी अपराधी लग रहा है, तो उस व्यक्ति को यदि मजिस्ट्रेट जेल में डाल देता है तो यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की व्यवस्था नहीं होगी। या उसको दंड मिल गया है, कोई अपराध किया है, उस अपराध के बाबत उसे न्यायालय ने 2 वर्ष 4 वर्ष 6 वर्ष का जीवन कारावास दे दिया है, तो उस व्यक्ति को फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की जो सुविधा है वह नहीं मिलेगी। इसी तरीके से मान लीजिए किसी व्यक्ति को निवारक निरोध कानून के तहत हिरासत में लिया गया है। निवारक निरोध का मतलब हमने पढ़ाया है, इसका मतलब यह हुआ कि किसी व्यक्ति के द्वारा संभावना है कि वह कोई अपराध कारित कर दे, या सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति है जो भविष्य में या अपराध करने वाला है, तो अपराध करने से पहले इस व्यक्ति को जब अरेस्ट कर लिया जाता है तो उसे क्या जाएगा, प्रिवेंटिव डिटेंशन। मान लीजिए किसी व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अरेस्ट किया गया या बंदी बनाया गया, तो उसको बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की सुविधा मिलेगी कि नहीं, उत्तर होगा नहीं। अब हम दूसरे रिट को समझते हैं जो इस अनुच्छेद में दी गई है, वह है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा क्यू वारंटो। इसको हम कह सकते हैं कि सामान्य भाषा में किस अधिकार से, किस अधिकार से। अधिकार परीक्षा रिट कब सुप्रीम कोर्ट जारी करता है? अधिकार परीक्षा रिट सुप्रीम कोर्ट तब जारी करता है जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर बैठा है और उस सार्वजनिक पद को उसने लीगल रूप से नहीं बल्कि इलीगल रूप से एक्वायर कर लिया। मीन्स कोई फर्जी डीएम बन गया। अभी कई न्यूज में आप पढ़ते होंगे, कई व्यक्ति हैं जो फर्जी आईएएस बनकर घूम रहे हैं। तो जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारण कर लेता है या किसी सरकारी ऑफिस में अतिक्रमण करके उसका हेड बन जाता है, फर्जी बिना किसी जो योग्यताएं दी गई हैं उन योग्यताओं की पूर्ति नहीं करता है और वह कहता है कि मैं ये अधिकारी हूँ। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसके पास एमबीबीएस की डिग्री नहीं है और वो कह रहा है कि मैं एमबीबीएस सर्जन हूँ, मैं ऑपरेशन करूंगा, सबके किडनी लीवर में जो रोग है उसको ऑपरेशन करके ठीक कर दूंगा, तो उस अधिकारी के विरुद्ध में या रिट जारी होगी। इसी तरीके से मान लीजिए कोई अपॉइंटमेंट कर दिया जाए, जैसे अभी हाल ही में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कर दी गई थी, तो पूछा गया कि भाई आपने किस आधार पर रातों रात मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कर दी। तो कहने का सेंस ये है कि जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारण कर लेता है तो उससे रक्षा के लिए, उस व्यवस्था की रक्षा के लिए एक रिट जारी होती है। उस रिट का नाम है अधिकार परीक्षा। लेकिन मान लीजिए एक दो प्रकरण अभी हाल ही में आए, जैसे एक जज का मामला था और उस जज में का नाम था सीएल गौरी। सीएल गौरी की नियुक्ति होती है हाई कोर्ट में और उस नियुक्ति के बाद किसी व्यक्ति के द्वारा एक अधिकार परीक्षा रिट जारी करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई हम न्यायपालिका के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जज की जो नियुक्ति हुई है वह विधिसम्मत है और आप अधिकार परीक्षा के तहत इसकी जानकारी या ऐसी रिट जारी नहीं करवा सकते।
इसी तरीके से मान लीजिए गवर्नर की नियुक्ति होती है, तो क्या गवर्नर के मामले में अधिकार परीक्षा रिट जारी हो सकती है? उत्तर होगा नो। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अगली रिट। अगली रिट का नाम है परमादेश। परमादेश इसका मतलब है हम आदेश देते हैं। इस रिट को समझते हैं। यह रिट बेसिकली सार्वजनिक क्षेत्र के जो अधिकारी होते हैं उनके लिए जारी होती है, और इसलिए जारी होती है कि मान लीजिए किसी अधिकारी को काम दिया गया है, उस काम को वह नहीं निर्वहन कर रहा है, या मान लीजिए कोई सीएमओ साहब है और क्षेत्र में मलेरिया का प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ गया है और लोग मलेरिया से मर रहे हैं, तो क्या हुआ कि व्यक्ति के जो जीवन का अधिकार है, व्यक्ति को मलेरिया से बचाया जा सकता था और मलेरिया का जो प्रॉब्लम है इसको प्रॉपर मैनेज किया जा सकता था, लेकिन सीएमओ साहब की उदासीनता से जो मलेरिया का प्रकोप है वह मैनेज नहीं हो रहा है, वह बढ़ता ही चला जा रहा है। तो इसके बाबत सुप्रीम कोर्ट उन सीएमओ साहब को एक आदेश देते हैं कि भाई आप क्यों काम सही से नहीं कर पा रहे हो। मान लीजिए कोई आईएएस ऑफिसर है या एसडीएम साहब हैं, एसएचओ साहब हैं, क्षेत्र में शांति व्यवस्था नहीं बना पा रहे हैं, लूटमारी खूब मची हुई है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लोगों को पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो ये काम तो आपके एक प्रशासनिक कार्य है और इस प्रशासनिक कार्य को आप लोग नहीं कर पा रहे हो। आपको नियुक्ति इसलिए दिया गया है, आपके ऊपर सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है कि आप सुशासन स्थापित करें और सुशासन स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके विरुद्ध में एक रिट जारी कर दी जा सकती है और इस रिट का नाम है परमादेश। अब एक नेक्स्ट समझते हैं रिट को। उस रिट को हम प्रतिषेध, प्रोहिबिशन मीन्स रोकना, इस रिट को समझते हैं। और ये रिट बेसिकली जो न्यायपालिका, लोअर न्यायपालिका होती है या विभिन्न प्रकार के ट्रिब्यूनल्स होते हैं उनके विरुद्ध में जारी की जाती है। और इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कोई लोअर कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, अधीनस्थ न्यायालय है, और अधीनस्थ न्यायालय का एक कार्य क्षेत्र निश्चित है, एक कार्य क्षेत्र निश्चित है, और इस कार्य क्षेत्र से इतर वह कोई कार्य करते हैं, मीन्स उनके जुरिडिक्शन में नहीं आता है कि उस कार्य को करें। मान लीजिए लोअर कोर्ट रिट जारी करने लगे, तो रिट जारी करने का अधिकार तो अभी केवल सुप्रीम कोर्ट को है, अनुच्छेद 32 के तहत, और 226 के तहत हाई कोर्ट्स को है, लेकिन ये भी बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करने लगे, तो क्या हुआ, ये अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य कर रहे हैं। इसी जगह आपको एक इम्पोर्टेंट बात और बताते हैं कि जो रिट जारी करने का क्षेत्राधिकार है, संसद के पास यह शक्ति है कि वह किसी अन्य न्यायालय को दे सकती है। अभी न्यायालय ने किसी अन्य न्यायालय को दिया नहीं है, मसलन वह लोअर कोर्ट को भी दे सकती है रिट जारी करने की व्यवस्था, बट अभी केवल सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट को अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने का अधिकार है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के रिट जारी करने के जो क्षेत्राधिकार है उसमें भी अंतर है, उसको मैं अभी नहीं, जब हम जुडिशरी पढ़ेंगे तो जुडिशरी के तहत दोनों की जो रिटें हैं उसमें दोनों में अंतर समझ लेंगे। तो प्रतिषेध का मतलब है रोकना। मान लीजिए कोई फैमिली कोर्ट है, फैमिली कोर्ट है, फैमिली कोर्ट का काम क्या है, अरे जो शादी विवाह से संबंधित मामले हैं उनका समाधान करना। पता चला अब ये मृत्युदंड देने लगे, तो क्या हुआ, फैमिली कोर्ट के द्वारा अपने कार्य क्षेत्र से इतर जाके काम किया और इसने अतिक्रमण किया अन्य कोर्ट्स के कार्य को, तो क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट एक प्रतिषेध रिट जारी करेगा संबंधित कोर्ट्स को कि डियर कोर्ट्स, आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है, आप विदाउट अथॉरिटी क्यों काम कर रहे हो। तो सिंपल सी मीन ये है, प्रतिषेध का मतलब कि कार्य से रोकना। अब अगली रिट समझते हैं और लास्ट रिट है
उत्प्रेषण। उत्प्रेषण इसका शाब्दिक अर्थ है अपने पास बुलाना। अपने पास बुलाना। यहीं पर हम प्रतिषेध भी लिख देते हैं क्योंकि दोनों लगभग सिमिलर हैं, दोनों में अंतर भी बता देंगे। उत्प्रेषण का मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि किसी लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं, कोई हाई कोर्ट में एक मामला आया है और उस मामले पर निचली अदालत ने निर्णय दे दिया है और यह निर्णय उस न्यायालय के कार्यक्षेत्र से बाहर था या उसके जुरिडिक्शन से बाहर था। तो ऐसे मामले पर सुप्रीम कोर्ट अपना पुनः निर्णय देता है और उस निर्णय को अपने पास बुला लेता है या उस मामले को अपने हियरिंग में रख लेता है और उस लोअर कोर्ट को मना कर देता है कि डियर लोअर कोर्ट, आपके पास यह अधिकार नहीं था। मान लीजिए कोई फैमिली कोर्ट है, वह कोई ऐसा निर्णय दे देती है, मान लीजिए किसी महिला और पुरुष का मामला गया और फैमिली कोर्ट का मेन सेंस यही है बनाने का कि मान मनोबल से आपसी में समझा बुझा के निर्णयों को करना। लेकिन फैमिली कोर्ट ने पति पर या पत्नी पर कोई बड़ा जुर्माना लगा दिया और वह जुर्माना उनके क्षेत्र में नहीं था और निर्णय भी पास कर दिया और सुप्रीम कोर्ट को यह बात पता चल गई, तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा डियर फैमिली कोर्ट, वो जो मामला है आपके पास जिस पर आपने निर्णय दिया है ना, उस निर्णय को हमारे पास भेजिए, अभी उससे कोई प्रभावित नहीं होगा। तो कहने का सेंस ये है कि जो उत्प्रेषण रिट है, ये उत्प्रेषण रिट तब जारी होती है जब मामले पर निर्णय नहीं हुआ होता है। निर्णय नहीं हुआ होता है। नहीं हुआ होता है तब ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट उस मामले को अपने पास बुला लेती है और प्रतिषेध रिट तब जारी होती है जब निर्णय हो चुका हो। निर्णय हो चुका हो और दोनों का सेंस ये है कि जो न्यायिक त्रुटि हो रही है, न्यायिक त्रुटि हो रही है, उसका सुधार करना। तो उत्प्रेषण रिट कब जारी होगी? निर्णय होने से पहले, और प्रतिषेध रिट जारी कब होगी? निर्णय होने के बाद। अब ये बात तो हो गई, लेकिन क्या कोई व्यक्ति है जिस व्यक्ति को किसी लगता है कि उसके मूल अधिकारों का हनन है, तो क्या वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएगा और कहेगा मिलार्ड्स जस्टिस जो सीजीआई साहब हैं, संजू खन्ना साहब, हमारे अधिकारों का हनन हो गया, रिट जारी कर दीजिए? तो क्या रिट जारी हो सकेगी? तो इसकी एक प्रक्रिया है, एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को समझ लेते हैं। जैसे संसद में कार्यवाहियां कैसे होंगी, उसके लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई है। इसी तरीके से विधानमंडलों के पास किस प्रकार से कार्य होंगे, उसके लिए शक्तियां दी गई हैं, प्रॉपर मैकेनिज्म डेवलपमेंट किया गया है। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट को भी अपनी कार्यवाहियों का संचालन करने के लिए, प्रॉपर व्यवस्था करने के लिए संवैधानिक प्रावधान किया गया है और उस संवैधानिक प्रावधानों के तहत सुप्रीम कोर्ट ने पहले व्यवस्था बनाई थी, वादी प्रतिवादी व्यवस्था। इसमें क्या होता था? एक व्यक्ति होता था जिसके अधिकारों का हनन हुआ है, अधिकारों का हनन हुआ है, वह वादी होता था, और एक व्यक्ति दूसरा होता था जो अधिकारों का हनन करता था। मान लीजिए कोई एक्स नाम का व्यक्ति है जिसके अधिकारों का हनन वाई ने किया, तो मुकदमा बनता एक्स बनाम वाई, और इस मुकदमे में क्या होता? फिर निर्णय होता। लेकिन यह व्यवस्था वास्तव में ग्राउंड लेवल पर लागू नहीं हो पा रही थी। समझते हैं? मान लीजिए किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया गया है, अब व्यक्ति जेल में है, कैसे उसको निर्णय मिलेगा? तो एक हमारे जज साहब हैं टीएन भगवती साहब, उन्होंने अपने कार्यकाल में एक प्रॉपर व्यवस्था बनाई और बहुत ही
मूल अधिकारों को या रिट को ग्राउंड लेवल पर लागू करने की व्यवस्था बनाई और उस व्यवस्था का नाम हुआ पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसमें यह व्यवस्था बनाई गई कि मान लीजिए किसी के मूल अधिकारों का हनन होता है और वह व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम नहीं है किसी भी कारण की वजह से, तो कोई थर्ड पार्टी भी उसके अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करवा सकती है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर भी रिट जारी कर सकता है। तो आई थिंक आपने जो अनुच्छेद 32 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पक्षा रिट है उसको समझ गए होंगे। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।